हेलो बच्चों, आज हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने प्रीवियस जो वीडियो में स्टडी किया था इससे रिलेटेड, ये सॉल्यूशन चैप्टर से कनेक्टेड है। और सॉल्यूशन में हमने क्या पढ़ा था उस चैप्टर में कि सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्यूशंस क्या है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, और उसके बाद हमने फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी कि किस किस फैक्टर पे अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी, और दूसरा हमने रॉल्ड्स लॉ की स्टडी की थी हमारे प्रीवियस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम जो स्टडी करने वाले हैं वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्चुअली क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट्स, कि हाउ मेनी नंबर्स आर प्रेजेंट, नंबर ऑफ सॉल्यूट, नॉट नेचर ऑफ सॉल्यूट ऑफ सॉल्यूट। तो बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्चुअली मेन फोकस करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट्स पर, कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं, तो कितने नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हुए हैं आपके किसमें, किसी भी सॉल्यूशन में, नॉट इन नेचर ऑफ सॉल्यूट। क्योंकि नेचर वाइज अगर हम स्टडी करते हैं तो सॉल्यूट फिर गैसियस फॉर्म में भी देख सकते हो आप, लिक्विड फॉर्म में भी और सॉलिड फॉर्म में भी। तो हम यहाँ बच्चों अभी हमारे जो पोर्शन में है वो 4 टाइप्स की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑफ द नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस में। तो अगर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो स्टडी करेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में बच्चों, तो उसका जो मोलैरिटी वैल्यू लेते हैं हम लोग वो 0.2 मोलर लेकर फिर हम वो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बच्चों वो है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग यानी ऑफ वेपर प्रेशर। और जो सेकेंड हमारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है बच्चों बॉइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट से कनेक्टेड है, यानी कि बॉइलिंग जो है आपका बॉइलिंग मोलर एलिवेशंस। तो मोलर बॉइलिंग अगर पॉइंट से रिलेटेड अगर हम लेते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इट मींस बॉइलिंग पॉइंट मोलर एलिवेशन से कनेक्टेड करेंगे हम, एलिवेट होता है कैसे, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज डिक्रीज होता है। और थर्ड जो है वो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट से बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन। और जो फोर्थ हमारी प्रॉपर्टी है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर में बच्चों हम लोग जो नॉर्मली अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे कंपेयर करेंगे और इस प्रॉपर्टी को उसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो अभी स्टेप बाय स्टेप हम रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हाँ, तो बच्चों अभी हम फर्स्ट जो आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसे डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट है हमारा वेपर प्रेशर लॉवरिंग। तो वेपर प्रेशर जो नेम में है आपका वेपर प्रेशर, इट मींस जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो वॉलेटाइल स्टेज में है, यानी वॉलेटाइल फॉर्म में है। और वॉलेटाइल फॉर्म होने की वजह से वो क्या कर रहे हैं बच्चों, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। और जैसे ही वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं सॉल्वेंट के साथ मिक्स होकर सोल्यूशन बनाकर, तो जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसी प्रेशर का नाम है वेपर प्रेशर। तो बच्चों जब भी कोई आपका वॉलेटाइल सॉल्यूट जब हम सॉल्वेंट में मिक्स कर रहे हैं और सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों ही आपके वॉलेटाइल स्टेज में हैं और दोनों मिलकर जब प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे इक्विलिब्रियम स्टेज में है। कब है वो इक्विलिब्रियम स्टेज में? जब वो क्लोज्ड कंटेनर में है। तो उसी टाइम हम ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते हैं कि जो प्रेशर एक्सर्ट होगा दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज ए वेपर प्रेशर। तो जो वेपर प्रेशर है बच्चों उसको हम कैसे देख सकते हैं कि अगर हमारे पास अगर नॉन वॉलेटाइल है, कोई भी नॉन वॉलेटाइल, वॉलेटाइल समझते हैं जो इवेपोरेट नहीं होगा, अगर वो इवेपोरेट नहीं होगा तो प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा। तो प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा तो क्या होगा बच्चों, वो सॉल्वेंट में मिक्स होकर सॉल्यूशन बना देगा। तो हमारे पास अगर कोई नॉन वॉलेटाइल है, सॉलिड है, अगर आप उसको डिसॉल्व कर रहे हो किसी लिक्विड सॉल्वेंट में, तो जो वेपर प्रेशर हो बच्चों स्लोली स्लोली क्या होगा, लोअर होता जाएगा। तो जो वेपर प्रेशर स्लोली स्लोली लो हो रहा है उसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर लॉवरिंग। देन प्योर सॉल्वेंट, क्योंकि जो प्योर सॉल्वेंट है वो वॉलेटाइल में है, सॉल्यूट आप डाल रहे हो वो नॉन वॉलेटाइल है। तो बच्चों जब हम नॉन वॉलेटाइल, कोई भी हम नॉन वॉलेटाइल क्या लेते हैं, सॉल्यूट लेते हैं और सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालेंगे, तो उस केस में बच्चों जो वेपर प्रेशर है किसका, सॉल्यूशन का, दैट वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन वो इक्वल हो जाता है। किसके इक्वल हो जाता है बच्चों,
वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट और जो हमारा सॉल्यूट है वो दोनों मिलकर एक सोल्यूशन बना देंगे, क्योंकि सॉल्यूट जो है हमारा नॉन वॉलेटाइल है, मिक्स होगा तो इट विल नॉट गिव एनी प्रेशर इन द सोल्यूशन। तो बच्चों अभी हम कुछ कंसीडर कर लेते हैं एक्सपेरिमेंटली। अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का हमने कंसीडर किया बच्चों, P1 जो नॉट है वो वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट का लिया, और जो दूसरा प्रेशर है P1 ये हमने ले लिया वेपर प्रेशर ऑफ ए, क्या है ये हमारा सॉल्वेंट का ही है, बट ये प्योर नहीं है, यानी कि इसके अंदर हमारे पास क्या है सॉल्यूट मिक्स हो जाएगा तो सोल्यूशन बन जाएगा बच्चों। उसके बाद जब वेपर प्रेशर लेते हो आप तो जो P1 का वैल्यू है बच्चों वो हमेशा लेस होता है किससे, वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट से, क्योंकि जो हमारे पास सॉल्वेंट आपने लिया है उसमें तो सॉल्यूट मिक्स हो गया बट वो नॉन वॉलेटाइल है, वो प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर रहा है। तो उस केस में बच्चों जब हम वेपर प्रेशर लेंगे, चेंज ऑफ द वेपर प्रेशर लेंगे, यानी कि जैसे ही आप वेपर प्रेशर में चेंजेस देखेंगे तो उसका हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, और वो डिफरेंस कैसे होता है कि प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर हम लेंगे सॉल्वेंट का और उसको किससे माइनस करेंगे, हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज ऑफ वेपर प्रेशर आ जाएगा बच्चों। उसके बाद तो बच्चों जो हमारा वेपर प्रेशर ऑफ लॉरिंग है इसको हमने रॉल्ड्स लॉ के साथ पहले ही डिस्कस किया था, कि जो रॉल्ड्स लॉ था उसने क्या बताया था हमें कि अगर हमारे पास नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है बच्चों तो उसमें रिलेशनशिप बताया था रॉल्ड्स लॉ ने। अकॉर्डिंग टू रॉल्ड्स लॉ जो वेपर प्रेशर सोल्यूशन का था बच्चों दैट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट था, यानी क्योंकि उसमें नॉन वॉलेटाइल है वो इवेपोरेट नहीं होगा, तो उस केस में जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है दैट सोल्यूशन का वेपर प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट। बट अगर हम सोल्यूशन में कोई भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट लेते हैं तो वो प्रेशर, क्योंकि दिस लॉ इज टोटली एप्लीकेबल ओनली ऑन वॉलेटाइल सॉल्वेंट्स पर ही ये लॉ एप्लीकेबल है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अगर हम स्टडी करते हैं तो P1 जो आपका प्रेशर था बच्चों प्योर सॉल्वेंट का दैट इज इक्वल टू, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि मैंने P1 का रिलेशन बताया था आपको कि P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट, क्योंकि P1 जो था हमारा सॉल्वेंट का सिंबल था, तो P1 जो है P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अगर हम यूज कोई कांस्टेंट देंगे तो उस कांस्टेंट का नाम दे दिया हमने P1 नॉट। उसके बाद बच्चों मैंने आपको एक और बताया था कि मोल फ्रैक्शन में एक रिलेशन बताया था x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 होता है। तो ये बच्चों यहाँ हम क्या करेंगे, x1 की वैल्यू को आउट करेंगे, x1 इक्वल टू 1 माइनस x2 लिखेंगे, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे हम x1 की वैल्यू, तो जो P1 है वो क्या हो जाएगा हमारा P1 नॉट, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 माइनस x2 हो जाएगा। उसके बाद हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, P1 इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2 हो गया। अब इसे अगर हम कैलकुलेशन फॉर्म में लेके जा रहे हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में लेके जा रहे हैं, तो यह हमारा कैसे हो सकता है डेरिवेशन, हम क्या लिखेंगे P1 नॉट माइनस P1 इक्वल टू क्या हो गया हमारा P1 नॉट x2। तो जस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जो P1 नॉट माइनस P1 है वो चेंज ऑफ द प्रेशर है या लॉरिंग प्रेशर है, और लॉरिंग प्रेशर के लिए जो हमने सिंबल यूज किया था वो डेल्टा P सिंबल था, इट मींस चेंज ऑफ प्रेशर। तो जो डेल्टा P है दैट इज इक्वल टू बच्चों वो P1 नॉट x2 है। इसका मतलब जो चेंज ऑफ द प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट के, क्योंकि जो x2 है वो किसको सिंबलाइज कर रहा है, सॉल्यूट को, बट किस, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। उसके बाद बच्चों अगर हम इसको रिलेटिव लॉरिंग, क्योंकि रिलेट कर रहे हैं हम, अगर हम इसको रिलेटिव लॉरिंग के फॉर्म में लेकर जाएंगे तो हम इसको डेरिवेशन को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ प्रेशर के फॉर्म में अगर हम इसे लिखते हैं तो क्या आएगा, P1 अभी जस्ट मैंने आपको बताया P1 नॉट माइनस P1 डिवाइड बाय P1 नॉट दैट इज इक्वल टू, और यू कैन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूट के
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये जो बच्चों रिलेशन है ये किसके रिलेशन हो गया, हमारा रिलेटिव हो गया, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया। अभी बच्चों हम क्या करेंगे कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस रॉल्ड्स लॉ अकॉर्डिंग टू दिस वेपर प्रेशर थ्योरी। तो बच्चों हम मोलर मास का जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो अभी हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो बच्चों अभी हम मोलर मास ऑफ ए सॉल्यूट फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम द वेपर प्रेशर लॉवरिंग मेथड से। तो वेपर प्रेशर लॉवरिंग मेथड से हम मोलर मास को फाइंड आउट करने से पहले कंसीडर करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा कंसीडरेशन में आएगा P1 नॉट। तो मैंने बताया था आपको P1 नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट है। और जो P1 है आपका वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट अबाउट सॉल्यूशंस। तो अगर हम इसको रिलेटिव लॉवरिंग, अभी मैंने जस्ट बताया कि रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, P1 नॉट माइनस P1 डिवाइड बाय P1 नॉट। ये हमारा रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। बट ये किसके इक्वल है बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूट के इक्वल है। और हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि मोल फ्रैक्शन क्या है। अच्छा जिन बच्चों को नहीं पता है प्लीज वो जाकर थोड़ा देख लें कि मोल फ्रैक्शन क्या है उसमें, और मैंने उनको कैसे डिफाइन करके और एज ए फॉर्मूला कैसे फॉर्म किया था। तो जो x2 का वैल्यू था बच्चों उसमें x2 इक्वल टू क्या है हमारा, मोल फ्रैक्शन ऑफ, यानी नंबर ऑफ ए मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में दोनों चीजें हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो बच्चों हम यहाँ करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो जब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे P1 नॉट माइनस P1 अपॉन जो आपका P1 नॉट है इक्वल टू, तो बच्चों क्या हो गया, N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। और मैंने आपको बताया था जो N2 है इज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। N2 का जो वैल्यू मैंने आपको बताया था लास्ट में, तो W2 डिवाइड बाय M2। इट मींस गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो हम यहाँ N2 के प्लेस पे ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऐसे ही हम N1 के प्लेस पे भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। N1 की वैल्यू क्या है, गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ ए सॉल्वेंट। इन दोनों की वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट करते हैं। तो जो कैलकुलेशन आएगा P1 नॉट माइनस P1 अपॉन जो P1 नॉट है इक्वल टू N2 की वैल्यू है हमारी W2 अपॉन M2। फिर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं W1 अपॉन M1 प्लस W2 अपॉन M2। तो बच्चों जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स कर रहे हैं यानी सोल्यूशन बना रहे हैं, तो उस केस में जो ये सॉल्यूट की वैल्यू है वो नेग्लिजिबल हो जाती है, इट वेरी लेस देन 1 हो जाती है। तो हम उसको क्या करते हैं, नेग्लिजिबल कर देते हैं। इट मीन्स वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट टाइम। तो हमारा जो डेरिवेशन हो जाता है क्या हो जाता है, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल टू बच्चों W2 अपॉन M2, और ये हमारा हो गया W1 अपॉन M1। क्योंकि मैंने आपको अभी क्या बताया कि जब आप सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे किसमें, सॉल्वेंट में, तो उस केस में W2 अपॉन M2 का वैल्यू वेरी लेस देन 1 हो जाता है, यानी हमारा सोल्यूशन रेडी हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल टू हमारा हो गया W2 अपॉन M2 इनटू M1, और ये हमारा हो गया W1। तो बच्चों हमारा जो मैक्सिमम आप न्यूमेरिकल्स में देखेंगे कि हमेशा मास ऑफ द, क्योंकि हमारी हेडिंग भी क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करना है हमें। तो यहाँ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कौन सा है, M2। यानी मैक्सिमम जो सम्स हैं उसमें क्या पूछते हैं हम, मोलर मास ऑफ ए सॉल्यूट फाइंड आउट करना था बच्चों। तो P1 नॉट क्या है हमारा, वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट है। P जो P1 है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट अबाउट द सॉल्यूशन है। ये रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन के। किसके मोल फ्रैक्शन के, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल है बच्चों। क्योंकि हमारा हम मोलर मास किसका फाइंड आउट कर रहे हैं, वेपर लॉवरिंग प्रेशर थ्योरी से, सॉल्यूट का।
फिर हम यहाँ डिराइव करेंगे, N1 और N2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। N1 और N2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो क्या है, P1 नॉट माइनस P1 नॉट इक्वल टू क्या हो गया, W2 अपॉन M2 इंटू ये हमारा क्या आ गया, ये क्या है बच्चों, मास ऑफ द सॉल्वेंट, एंड ये क्या है, गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट, और ये क्या है, मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट है, और ये क्या है, हमारा सॉल्यूट है। क्योंकि टू सिंबल मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जो टू सिंबल हम यूज करेंगे वो सॉल्यूट के लिए यूज करेंगे, और जो वन सिंबल यूज करेंगे वो सॉल्वेंट के लिए यूज करेंगे बच्चों। तो हमें जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हम सॉल्यूट के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, सॉल्वेंट के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, वेपर प्रेशर फाइंड आउट कर रहे हैं, किसका वेपर प्रेशर फाइंड आउट कर रहे हैं, प्योर सॉल्वेंट का या फिर सॉल्वेंट अबाउट द सॉल्यूशन का। तो बच्चों जो हमारी सेकंड हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो हमारी बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है। बच्चों अभी हमारा जो सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशंस, ये बच्चों क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लिक्विड इज टेम्परेचर, लिक्विड किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर इक्वल, किसके वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा, अप्लाइड प्रेशर के फॉर लिक्विड इन ओपन कंटेनर ओनली। क्योंकि हमने देखा है ओपन कंटेनर आप लोगे तो उसमें बॉइलिंग होगा, बॉइलिंग होने से क्या होगा, वेपर प्रेशर एक्सर्ट होगा बच्चों, और वेपर प्रेशर एक्सर्ट होने से गैसेस क्या होंगी, रिलीज हो जाएंगी, और जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो हम क्या कर सकते हैं, सर्च आउट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं या इवैल्यूएट कर सकते हैं एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। तो बच्चों जो हम यहाँ दो बॉइलिंग पॉइंट्स लेंगे, तो ये जो आपका TB नॉट है, जो मैंने सिंबल यूज किया TB नॉट, जो TB नॉट के लिए मैंने लिखा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट का है ये, और जो TB है वो क्या है, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। और हम इसमें देखेंगे जो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों वो ग्रेटर है किससे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट से। तो हमने यहाँ लिखा TB जो है ग्रेटर है किससे, TB नॉट से। और अगर हम इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं बच्चों कि डिफरेंस बिटवीन, किसका डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए प्योर सोल्यूशन टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एज ए बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। तो बच्चों देखो डेफिनेशन कितनी इजी है, डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट बट एट ए कांस्टेंट प्रेशर, उसको क्या बुलाते हैं बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। तो अभी बच्चों हम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन से रिलेटेड ही हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सेम वही मास ऑफ द सॉल्यूट फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, किससे, मोल फ्रैक्शंस, मोलालिटी से कैसे इवैल्यूएट करेंगे। तो ये देखो बच्चों, मोल हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूट है, इससे रिलेटेड जो हमारा डेरिवेशन होगा वो क्या है कि जो डेल्टा TB है, इट मींस जो चेंज ऑफ द बॉइलिंग एलिवेशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बच्चों मोलालिटी होता है। तो ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये कांस्टेंट है बच्चों, और इस कांस्टेंट का नाम है, अगर हम इसको सिंबलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा KB, और M क्या है बच्चों, मोलालिटी है, मोलालिटी। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी आपको बताया था कि मोलालिटी क्या है और मोलालिटी के लिए हम कैसे फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो हम यहाँ मोलालिटी में डायरेक्ट लिख रही हूँ जैसे, उसके बाद डिराइव करेंगे हम मोलालिटी को, तो डेल्टा TB इक्वल टू क्या हो गया, KB इंटू M, M इज अ मोलालिटी, और जो KB है बच्चों इस कांस्टेंट का नाम है इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। वैसे इसका नाम आप और भी एक रख सकते हैं, क्या है हमारा इसका नाम दूसरा, एलिवेशन, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, क्योंकि एलिवेट बॉइलिंग होने के बाद जो कांस्टेंट आ रहा है उस कांस्टेंट को एलिवेशन कांस्टेंट यानी मोलर, क्योंकि मोलारिटी के बेसिस पर निकाल रहे हैं मोलालिटी के, तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी इसका नेम है। तो एग्जाम में बच्चों मैक्सिमम क्या करते हैं, इसको डिफाइन करने के लिए पूछते हैं कि डिफाइन इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, या इसका यूनिट भी पूछते हैं सम टाइम, तो हम इसके यूनिट डिराइव कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि हमने अभी देखा कि KB
इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी और अपॉन एन। तो जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है इसका तो आपका यूनिट क्या होता है बच्चों, केल्विन। और जो मोलालिटी है, मोलालिटी क्या होता है, मोल पर केजी होता है। तो हम इसको यूनिट पे अगर से फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे हमें, तो केल्विन मोल पर केजी हो जाता है बच्चों इसका। अगर अब हम इसको मोलालिटी की वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट करती हूँ बच्चों इसके अंदर, इसमें तो क्या हमारा आंसर आएगा। और मैक्सिमम न्यूमेरिकल में हम जो यूज करते हैं मोलालिटी के लिए, वो सिंबलाइज में हम यूज करते हैं डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इनटू एम। और एम मैंने आपको बताया मोलालिटी है, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो गया, केबी। मोलालिटी के लिए मैंने बताया था आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट, मैंने आपको बताया था। उसके बाद मोलालिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैंने सिंबलाइज किया था W2 अपॉन M2, और ये बच्चों W1 लिखने के लिए बोला था, मास ऑफ ए सॉल्वेंट। फिर मैंने आपको बताया था कि सभी डेरिवेशंस में क्या होता है, केजी, क्योंकि हमारा जो पीरियोडिक टेबल है वो ग्राम्स में है, तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो हमारी ग्राम्स की वैल्यू गिवन होती है उसको केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसको हम ऊपर इंटू 1000 कर लेंगे, ताकि हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूले को फिर, कि डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इनटू क्या हो गया हमारा, W2 इनटू 1000 डिवाइड बाय क्या हो गया बच्चों, M2 इनटू W1। मैंने जैसे आपको बताया कि मैक्सिमम सम्स में क्या फाइंड आउट करने के लिए बोलते हैं, मोलर मास ऑफ ए सॉल्यूट ही फाइंड आउट करने के लिए बोलते हैं। तो जब आप इसका मोलर मास ऑफ ए सॉल्यूट फाइंड आउट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा M2 की अगर आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, ये M2 यहां आ जाएगा और डेल्टा TB की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इट मींस KB इनटू W2 इनटू 1000 डिवाइड बाय क्या है, डेल्टा TB है हमारा, और इनटू क्या हो गया, W1 हो गया। तो ये हमारा हो गया बच्चों मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ किससे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों हम थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करेंगे, वो क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो बच्चों जो थर्ड हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड सॉलिड आर इन इक्विलिब्रियम। आपने देखा ना, आइस और जो चिल्ड वाटर है दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है बच्चों, तो उसको हम बोलेंगे व्हेन ए लिक्विड एंड ए सॉलिड्स आर इन इक्विलिब्रियम and when they are in equilibrium तो they show the same vapor pressure। किस किस का वेपर प्रेशर सेम होगा, लिक्विड का और सॉलिड का, बट क्या, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को बच्चों क्या बुलाते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है आपका सॉल्वेंट का स्लोली क्या होगा, फिर जैसे ही सेम वेपर प्रेशर हो जाएगा तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्वेंट लो होता जाएगा। किससे लो होता जाएगा, बाय डिसॉल्विंग ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, क्योंकि वो प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा तो वो उसमें डिसॉल्व होके वो खुद क्या करेगा, इन्वॉल्वमेंट लेगा, क्योंकि वो सोल्यूशन फॉर्म करेगा। तो सोल्यूशन फॉर्म करने में हम यहाँ कुछ कंसीडर करते हैं, उन सब चीजों को देखने के लिए तो मैंने सिंबल यूज किए हैं TF नॉट, जो F मींस फ्रीजिंग पॉइंट के लिए सिंबलाइज किया है, जो TF नॉट है वो क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, और जो TF है बच्चों वो क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशंस है। तो इसमें हम देखेंगे जो फ्रीजिंग पॉइंट है किसका, प्योर सॉल्वेंट का, वो हमेशा ग्रेटर होता है बच्चों, किससे ग्रेटर होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन से। तो अगर हम इसको डिफाइन करेंगे, इट मींस चेंज ऑफ द, जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है, चेंज ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट इज द डिफरेंस, किस किस का डिफरेंस आएगा बच्चों, अभी क्या ग्रेटर है आपका, TF नॉट ग्रेटर है, इट मींस TF नॉट माइनस TF, दोनों के अगर हम डिफरेंसेस को लेंगे फ्रीजिंग पॉइंट के तो वो हमारा आ जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उसके बाद बच्चों हम देखेंगे कि मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट
फ्रॉम द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन फिर कैसे इफेक्ट करता है, तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि जो डेल्टा टी एफ है, तो लास्ट में अभी बताया था डेल्टा टी भी यूज किया था हमने बॉइलिंग पॉइंट के लिए, और अब हम फ्रीजिंग यूज कर रहे हैं तो डेल्टा टी एफ है सेम वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बच्चों, मोलैलिटी के। जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कांस्टेंट हो जाएगा, उस कांस्टेंट को बच्चों हम के एफ बुलाते हैं और ये हमारा एन। तो ये जो कांस्टेंट है इस कांस्टेंट का नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। बच्चों ये भी डिफाइन करने के लिए आता है एग्जाम में, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर क्या बोलेंगे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, क्योंकि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट पे फाइंड आउट कर रहे हो आप इसको, तो हम इसको मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी बुला सकते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। उसके बाद जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है सेम हम इसका वैसे यूनिट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो के एफ का आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो डेल्टा टी एफ अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, एम। एम मीन्स क्या है, मोलैलिटी है, और मोलैलिटी क्या है, मोल पर केजी है, और डेल्टा टेम्परेचर किस में है, डिग्री सेल्सियस में होगा या फिर केल्विन में होगा। तो केल्विन मोल पर केजी, तो ये हमारा केल्विन केजी पर मोल हो जाएगा, या तो ये किसकी यूनिट हो गई हमारी, केएफ की यूनिट हो गई बच्चों, केल्विन केजी पर मोल। उसके बाद बच्चों हम क्या करने वाले हैं, इसका रिलेशन करेंगे सेम वैसी, मोलैलिटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी मैं। तो मोलैलिटी की जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो यहां मोलैलिटी की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके हमारा डेरिवेशन क्या हो जाता है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम है। तो मोलैलिटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ W2 सेम वही M2 इंटू W1 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। और हमें फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, मोलर मास ऑफ ए सॉल्यूट ही फाइंड आउट करना है। तो सेम हम यहाँ M2 की वैल्यू निकालेंगे, M2 इक्वल टू क्या है यहाँ KF, और ये W2 इंटू 1000 डिवाइड बाय क्या है ये डेल्टा TF इंटू W1 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे हम मोलर मास ऑफ ए सॉल्यूट भी फाइंड आउट करेंगे। उसके बच्चों जो हमारा फोर्थ है, फोर्थ हमारी क्या है, कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बच्चों जो हमारा फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब ऑस्मोसिस प्रोसेस आपने सुना होगा, बायो स्टूडेंट को मैक्सिमम पता है, दे आर वेरी फेमिलियर विद ऑस्मोसिस प्रोसेस कि व्हेन ए सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हैं हम, तो क्या हो जाता है, मूवमेंट ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो जो सेमी परमेबल जो मेम्ब्रेन है बच्चों, वो हमेशा सेलेक्टिवली कुछ चीजों को ही अलाउ करती है, यानी कि सम पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट या पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्वेंट के ही अलाउ करेगी, बिल्कुल सेलेक्टिवली। जैसे हमारी जो स्किन है बच्चों, ये भी क्या है, सेमी परमेबल है, क्योंकि ये भी क्या है, सेलेक्टिवली आयंस को ही अलाउ करती है अपनी बॉडी के अंदर एंटर करने के लिए। तो सेम हम इस टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि काफी बड़ा लेंथी टॉपिक है ये, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूँ ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं रिलेटेड टू ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बच्चों हम जो ये ऑस्मोटिक प्रेशर है वो नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, तो बेटर है कि आप भी नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।